हेलो बच्चों, अब है हमारा सेशन 3 डे 2 का और अब हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन का अपना आखिरी चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इनफॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। बट उससे पहले फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने डे 2 के पहले 2 चैप्टर्स जो थे हमारे वो प्रिपेयर कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो उन्हें भी ज़रूर करना है और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब अपना आज के दिन का आखिरी चैप्टर ख़त्म करते हैं फटाफट, ताकि आप इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। सो बच्चों, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ने से पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी है इसकी जो हमें समझनी होगी, जिसमें सबसे पहला है वर्कर। वर्कर क्या होता है? जब भी हम वर्कर नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं वर्कर क्या होता है? मजदूर। जैसे कि मैं आपसे कहूँगी कि आई एम ऑल्सो अ वर्कर, तो मैं भी तो एक मजदूर हूँ। बट वर्कर की डेफिनेशन हमारे इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी वाइड है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो हमेशा सिर्फ यही मत समझना कि वर्कर कौन होता है? मजदूर। नहीं, वर्कर सिर्फ मजदूर नहीं होता, आपको उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम वर्कर को कैसे डिफाइन करते हैं। सो वर्कर क्या होते हैं? All those persons who are engaged in the various economic activities and hence contribute to the gross national product are workers. Workers वो सारे ही लोग होते हैं जो यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो सारे ही लोग वर्कर्स होते हैं। इवन अगर हम स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये भी वर्कर हैं, बट हाँ, ये हमारे स्किल्ड वर्कर्स हो जाते हैं। तो स्किल्स के अकॉर्डिंग हम वर्कर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, बट वर्कर वो सारे ही लोग कहलाते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। It is generally believed that people who are paid by the employer for their work are the workers. और देखो, ऐसा बोला जाता है ना कि जिन लोगों को हम लोग वेजेस और सैलरीज देते हैं सिर्फ वही लोग वर्कर्स होते हैं, यानी कि जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम वर्कर होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि चाहे वो अपनी कोई दुकान चला रहे हो, चाहे वो आपके बूट को पॉलिश कर रहे हो, चाहे वो आपके चैन को ठीक कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, काम तो वो लोग भी कर रहे हैं ना। वो लोग भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सारे लोग भी वर्कर्स कहलाते हैं। सो ऑल दोज हु आर टेम्परली एब्स्टेन फ्रॉम द वर्क ड्यू टू द इलनेस। अब क्या होता है, कई बार हम बीमार होते हैं तो हम छुट्टी ले लेते हैं। तो छुट्टी के टाइम पे अगर हम काम नहीं करें तो क्या हम वर्कर नहीं हैं? हम तब भी वर्कर कहलाएंगे। तो यहाँ पर उन सभी लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है जो लोग इलनेस की वजह से फिलहाल काम से दूर हैं। इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, या हो सकता है कि उन्हें कोई इंजरी हो गई है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, फेस्टिवल्स में बिजी हैं, सोशल या रिलीजियस फंक्शंस में बिजी हैं, या कोई और रीजन भी हो सकता है। बट ये सारे लोग क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारे लोग वर्कर्स कहलाते हैं। So the term workers include all those people who are engaged in work, economic activities, whether for the others, पेड वर्कर्स और फॉर दी देमसेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो सभी वर्कर्स होते हैं। अब चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या वेज एम्प्लॉयमेंट में हो, दोनों ही लोगों को वर्कर्स की कंडीशन में डाला जाता है। तो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि हु आर दी वर्कर्स या डिफाइन वर्कर्स, तो आपको इस तरीके से उसको लिखना है। या हो सकता है एमसीक्यूज में भी वो 2-3 पॉइंट्स लिख दे और बता दे कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन वर्कर है, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो सकता है। या कहेंगे कि इसमें से कौन सा वर्कर नहीं है, आपको वो फाइंड आउट करना होगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? So worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in a country. It is calculated by dividing the total number of workers in a country by the population in that country.
अब ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको सॉल्व भी करना पड़े एक नंबर के लिए, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मतलब होता है जब हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि किसी भी देश की एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है, यानी कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कैसा है, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, टोटल वर्कर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक एरर है, नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, बस ये ऐसा ही था। मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको ठीक करके लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में जानना हो तो आप वहां पर कैलकुलेट करते हैं WPR, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जिसका फॉर्मूला होता है कि कितने वर्कर्स हैं उस कंट्री के अंदर डिवाइडेड बाय कितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री की इनटू में 100। So population is defined as the total number of people who reside in a particular locality in a particular point of time। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कितने नंबर ऑफ पीपल रिसाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर, यानी कि कितने लोग रहते हैं एक जगह पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको यहां पर हमने पॉपुलेशन कहा है। नेक्स्ट, अभी वर्कर पॉपुलेशन रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। It indicates the proportion of the population that is actively contributing to the production of the goods and services of a country। क्योंकि ये रेशो आपको ये बताती है कि ऐसे कितने लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के, कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर हमारा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहा है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। इफ द रेशो इज हाई, अब यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी कि अगर आपको दिख रहा है कि रेशो हाई है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, यानी कि आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट अगर आपको दिख रहा है कि रेशो मीडियम है या फिर लो है, तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन का एक कम पोर्शन है जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझाती हुई चलती हूँ। लेबर फोर्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना होगा। लेबर फोर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने की एबिलिटी भी रखते हैं एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। क्या बोला मैंने? लेबर फोर्स वो सारे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करने की एबिलिटी रखते हैं। बट उस लेबर फोर्स में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है वो लोग जो एक्चुअली वर्किंग है। लेबर फोर्स का मतलब ये नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला, लेबर फोर्स आपकी वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, बट जरूरी नहीं है कि वो काम कर रहे हो या उनको काम मिल रहा हो। बट उसी लेबर फोर्स में से अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और एम्प्लॉयड हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे हों जो अनएम्प्लॉयड हो। तो लेबर फोर्स इन दो चीज़ों का सम टोटल होता है, वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं, वो वर्क फोर्स है। बट अनएम्प्लॉयड का मतलब हो गया वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, बट उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कि वो है अनएम्प्लॉयड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेबर फोर्स इन दोनों चीज़ों का समेशन है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम लोग डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशो इज हायर इन द रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। तो ऐसा देखा जाता है कि रूरल एरियाज के अंदर ये रेशो हाई रहता है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। हमने कहा कि फॉर एवरी 100% अबाउट 35 आर वर्कर्स इन इंडिया। अगर 100 में से देखें तो ऐसे 35 लोग हैं जो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयड हैं, मतलब इंडिया के अंदर वो वर्कर्स हैं। तो अर्बन एरिया, so in urban areas the proportion is about 34 whereas in rural India the ratio is about 35। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अर्बन एरियाज में 34 हैं बट रूरल एरियाज में 35 हैं। क्या कॉजेज है कि जिसकी वजह से वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में इतना डिफरेंट है? सबसे पहली चीज़ तो अर्बन एरियाज में हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में वही ऑप्शंस हमारे पास कम होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में घुसे हुए होते हैं, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर तो रहे हैं बट उनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने लोग लगे हुए हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस कम है तो लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। बट वहीं पे अर्बन एरियाज़ में क्या है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं।
अब और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करी कि रूरल एरियाज़ के अंदर लोग स्कूल, कॉलेज या अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं जाते हैं, अगर कुछ जाते भी हैं तो वो बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। बट अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या है कि लोगों के पास ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरियाज से कंपैरिजन में। अर्बन पीपल हैव वैराइटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्बन एरियाज़ के अंदर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एप्रोप्रिएट जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है एज पर योर क्वालिफिकेशन और स्किल्स। वहीं पर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो पीपल कांट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन में नॉट अलाउड देम टू डू सो। अब क्या होता है ना कि अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग काम पे तभी जाना पसंद करते हैं जब उनकी स्किल्स से मैच होते हुए उनको जॉब मिलती है, बट रूरल एरियाज के अंदर वो लोग इतने पैसे वाले नहीं होते कि वो घर पे बैठ के इंतजार कर सके कि भाई जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम तब काम करने के लिए जाएंगे। उन्हें अपने घरों से निकलना पड़ता है, जैसे ही चाहे जितना भी वेज रेट पे उनको काम मिल रहा हो वो काम करते हैं। मैन, पर्टिकुलरली द रूरल मैन, फॉर्म द मेजर सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया और द worker population ratio is lower for the women in general and the urban women in particular। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रूरल मैन जो है वो ज़्यादा वर्कफोर्स का पार्ट है हमारे इंडिया के अंदर, और आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी है जो वो वुमेन्स का कम दिखेगा एज कंपेयर टू द मैन। सो एज कंपेयर टू द फीमेल्स, मोर मेल्स आर फाउंड टू बी द वर्किंग, कि मैन अल्टीमेटली मजदूर तुम लोग ही हो, अल्टीमेटली काम तुम ही कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कि फीमेल्स के कंपैरिजन में जो हमारे वर्कर्स हैं वो 52.1% है, जहाँ पर फीमेल्स हमारी 16.5% है, तो तुम ही मजदूर हो। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो कैसा डिफरेंस है कि 100 अर्बन फीमेल्स अगर हम देखें तो ओनली अबाउट 14 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उसमें से सिर्फ 14 ही हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं। बट रूरल एरियाज़ के अंदर अगर आप देखो तो 100 में से 18 महिलाएं ऐसे हैं जो काम कर रही हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि अर्बन एरियाज़ की महिलाएं जो हैं वो कम काम करती हैं, रूरल एरियाज़ की महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। बट ये डिफरेंस भी क्यों, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर फीमेल्स कम काम करती हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा। तो देखो ज़रा कॉजेज़ क्या हैं उसके। So it is common to find that where the men are able to earn high income, families discourage the female members from taking up the jobs। अब ये तो तुम्हारी सोच विचार की बात है कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जो मैन है वही हाई लेवल ऑफ इनकम वाली जो जॉब्स हैं उनको कर सकते हैं, और फीमेल्स को काम करने के लिए कई बार बहुत सारे घरों में नहीं भेजा जाता है। जो विमेन है रूरल एरियाज़ की वो ज़्यादातर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में लगी हुई है, जैसे कि कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड लेकर आना, और दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर। अगर जैसे उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही होती हैं, फार्म एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन देती हैं। एंड दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट द प्रोडक्टिव वर्क एज दे आर नॉट पेड वेजेस फॉर सच वर्क। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि उनको इसके लिए वेजेस नहीं मिल रही हैं। So women are not categorized as worker. So this narrow definition of work leads to the non-recognition of women's work. So therefore to underestimation of the number of women workers in the country. कहने का मतलब क्या है कि क्यों हमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि पहली बात तो ये कि फीमेल्स कम काम कर रही हैं, मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी थोड़ा सा सोशल आउटलुक है कि फीमेल्स को डिस्करेज किया जाता है, उनको मना किया जाता है कि आप नहीं जाएंगी बाहर, आपको सिर्फ घर का काम करना है। कहीं ना कहीं वो लगी हुई हैं कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर कि अगर वो अपने घर में अपने लोगों के लिए खाना बना रही हैं, या फिर जैसे गांव वगैरह में उनको पानी वगैरह लेकर आना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा फ्यूल वुड लेकर आनी पड़ती है, काम वो कर रही हैं। बट इस काम को एज अ प्रोडक्टिव वर्क यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए कोई वेजेस नहीं मिल रही उनको। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल एंगेज नहीं है किसी भी काम में, वो एंगेज्ड है बट उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा एज अ वर्कर। ठीक है, और अर्बन और रूरल एरियाज़ का भी यही डिफरेंस है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज़ में फीमेल कम काम करती हुई दिख रही हैं और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कहीं ना कहीं जो लेडीज़ होती हैं वो फार्म एक्टिविटीज़ में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करती हैं, और कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में भी जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें जाकर भी वो कई बार काम करती हैं। तो चाहे वो छोटा काम कर रही हैं, कम सैलरी वाला काम कर रही हैं, कम वेजेस वाला काम कर रही हैं, बट उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एग्रीकल्चर या फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। बट अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर फीमेल्स सिर्फ तभी बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए जब उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है और फैमिली सपोर्ट है। नेक्स्ट,
टाइप्स ऑफ वर्कर्स, अब कितने तरीके के वर्कर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स, ये दो तरीके के वर्कर्स है हमारे पास। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनका खुद का अपना सेटअप है सारा, वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, खुद ही की इन्वेस्टमेंट है और जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा वो खुद ही इंजॉय करते हैं। बट वहीं पे अगर हम कैजुअल वेज की बात करें तो ये वो लेबर्स होती हैं जो किसी दूसरे के यहाँ पर काम करेंगी, चाहे वो फार्म हो चाहे वो एंटरप्राइज हो, दूसरे के यहाँ पर काम करेंगे और बदले में इनको पैसा मिलेगा, इनको कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, ये भी वो वर्कर्स हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, जिनको पैसा दिया जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब आप कहेंगे कि मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता चल गया, सेल्फ वर्कर्स तो पता चल गया कि ये कौन से होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो खुद का काम कर रहे हैं, बट ये दोनों ही आपके हायर्ड वर्कर्स होते हैं, बट ये दोनों का स्टेटस अलग है। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि जहाँ पर उनकी जॉब फिक्स नहीं होती, स्टेबल अर्निंग नहीं है, ना ही जॉब स्टेबल है। बट वहीं पे अगर मैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो जैसे हम कहते हैं ना टेम्परेरी और परमानेंट वर्कर्स, बस कुछ यही डिफरेंस है कि जो परमानेंट वर्कर्स हैं या रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर उनके लिए कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, यानी कि उनको वहाँ पर स्टेबल इनकम मिलेगी, उनकी जॉब स्टेबल है और उस स्टेबल जॉब से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो भी सारे उनको मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कोई एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं अलग अलग लेवल पे, जो दो स्टेटस है हमारा हर एक लेवल का वो अलग है। जैसे कि सीमेंट शॉप, एक सीमेंट शॉप है किसी की, कोई ऑनर है वहाँ का, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिसको आप कैजुअल वेज लेबरर्स कहते हो, मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर आप देखते हो ना कि लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे वर्कर है जैसे कि हमारा सिविल इंजीनियर है जो वहीं पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो एक रेगुलर सैलरीड वर्कर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया का मतलब क्या है? पहली बात तो इनफॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि लोगों की जॉब्स जो पहले स्टेबल हुआ करती थी अब वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होने लगी है, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर कम होता हुआ दिख रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो वन ऑफ द objective of development planning in India since India's independence has been to provide the decent livelihoods to its people. अगर हम बात करें इंडिया की प्लानिंग की, तो इंडिया की प्लानिंग तो यही कहती है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को रहने के लिए एक अच्छी हम कंट्री प्रोवाइड करें, एक अच्छी जगह प्रोवाइड करें, उनको इनकम के सोर्सेज प्रोवाइड करें, उनके सोशल वेलफेयर की हम लोगों ने हमेशा से बात करी है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी वुड ब्रिंग द सरप्लस वर्कर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री विद बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी लेकर इसलिए आए कि हम लोग एग्रीकल्चर पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ को वहाँ से हटाओ, जितने लोग ज़रूरी है उतने ही लोग वहाँ पे काम करें, वो शिफ्ट हुए हमारे कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। Even after 70 years of planned development, around half of the Indian workforce depend on फार्मिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन स्टिल हम ये भी देख रहे हैं आज भी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, 70 साल की प्लानिंग के बाद भी हम लोगों ने ये देखा कि अभी भी हमारी इंडिया की जो वर्क फोर्सेस में से आधी वर्कफोर्स अभी भी फार्मिंग में लगी हुई है। यहाँ पर इसी इनफॉर्मलाइजेशन के टॉपिक से निकल कर आता है एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच इज द डिफरेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है जब आप इन दोनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर को समझते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। वर्कर्स वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर गेट्स रेगुलर इनकम। जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको रेगुलर इनकम मिलती है, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं और वो अर्न करते हैं उन सभी लोगों से ज़्यादा जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। बट वहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, वो लोग अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पाते और फॉर्मल सेक्टर से इनका जो वेज रेट होता है वो जनरली कम होता है। जो गवर्नमेंट है उसने फॉर्मल सेक्टर्स के लिए बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, बहुत सारे लॉ बना रखे हैं जहाँ पर लेबर को प्रोटेक्ट किया जाता है बहुत अलग अलग तरीके से। सो दिस सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स फॉर्म द ट्रेड यूनियन, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं बेटर वेजेस के लिए, इनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ही मिलते हैं,
प्लस जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है वो लेटेस्ट होती है, जिससे इनके प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बट अगर मैं वहाँ पर बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ पे इनको ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वर्कर्स को कभी भी डिसमिस किया जा सकता है उनकी कंपेंसेशन से, यानी कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो आउटडेटेड है और कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है और यहाँ पर उनके जो प्रॉपर अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन नहीं किया जाता। तो बस अब आप इससे समझ गए होंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि लोग इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर से कि लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। बहुत सारी एंटरप्राइज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को रखना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्मल सेक्टर में लोगों को रखती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं और प्लस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये बढ़ता जा रहा है, जिससे एक सिचुएशन अराइज हो रही है जिसको हमने क्या बोला, इनफॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को कवर करना है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछा जाए या डायरेक्टली ही आपसे कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट का रोल क्या रहा है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। तो सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें कि कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो लोग काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट पे, बट उनको काम मिल नहीं रहा, मतलब टोटल बेरोजगार। काम करना चाहते हो, काम करने की एबिलिटी भी रखते हो, लेकिन काम नहीं है तुम्हारे पास। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि जितने की रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी उससे भी ज़्यादा है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम सीजन ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहां पर हमें सीजनल नेचर है हमारे वर्क का, तो ऐसे में कुछ पार्ट ऑफ मंथ्स के लिए आप लोग क्या करते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल इंडिया के अंदर होता है। जैसे कि आप किसी एक ऐसी क्रॉप में डील करते हो जो सीजन वाइज ही आप ग्रो कर सकते हो, तो जब आपका सीजन है तब आप काम पे लगे हुए, लेकिन जब सीजन नहीं है तब आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉजेज क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, सबसे पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बट उसका जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है, किसी एक घर की इनकम है 1 लाख रुपए, लेकिन वहाँ पर 4 लोग रहते हैं, तो हर किसी के हिस्से में 25,000 रुपये आएंगे अगर हम पर हेड देखें तो। बट वहीं पे एक घर ऐसा है जिसकी इनकम 1 लाख है लेकिन वहाँ 10 लोग रहते हैं, तो आप खुद देखो कि पर मेंबर एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 10-10 हज़ार हो गया। तो हमारी कंट्री के साथ भी तो यही हो रहा है ना, हमारी कंट्री कमा रही है, बट अगर लगातार उसके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो सफिशिएंट नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाएंगी सफिशिएंट। अंडर डेवलप्ड है हमारा एग्रीकल्चर, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, स्टिल हमें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स है वो हमारा फार्मर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, आज भी हम लोग मानसून पे डिपेंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। फॉल्टी प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हम प्लान कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वर्क नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी है, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन नेटवर्क, ऐसे रोड्स वगैरह नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जिससे हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है, अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव रखा है, सभी प्लान्स में हम इसको ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उन सभी स्कीम्स का तो उसके अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर से ऐसे ही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ज़रूरत है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की, ताकि लोगों के लिए जो एजुकेशन हो वो उनका करियर ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट समझ लिया कि क्या होता है,
टाइप समझ लिए, उसके कॉजेज समझ लिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो पहला उन्होंने स्टार्ट किया है जैसे कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जैसे कि हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट आया था 2005 में, जिसमें लोगों को प्रॉमिस किया गया कि आपको 100 डेज या उससे ज़्यादा के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर आपको गवर्नमेंट सफिशिएंट जॉब नहीं दे पाती है इस 100 डेज के लिए तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। 2018-19 में लगभग 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस लॉ के अंडर दी गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये प्रोग्राम्स को अब कंबाइन करके बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इसको भी अब हम लोगों ने चेंज किया है, रीस्ट्रक्चर किया है एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद इसको रीनेम किया हमने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन फॉर अर्बन पुअर हैज़ बीन रीनेम्ड। तो यहाँ पर उनकी रीनेमिंग हुई है, बट आप ये समझिए कि किस चीज़ के प्रोग्राम है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पर लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंटर हो। उसके अलावा कुछ और अदर प्रोग्राम्स भी हमारे पास जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स भी हैं। ये सारे ही प्रोग्राम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड कराते, बट कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, और लोगों की मदद करते हैं कि ताकि वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एसेट्स को खरीद सकें, कम्युनिटी एसेट्स को डेवलप कर सकें, और वेज एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और घर बनेंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, और असिस्टेंस देंगे आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करने में, रूरल रोड्स जो हैं उसको भी डेवलप करेंगे, जो वेस्ट लैंड है या डिग्रेडेड लैंड्स है उनको भी यहाँ पर हम काम में लेकर आएंगे। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रहे, तो यहाँ पर उसके दो तरीके से उन्होंने ये काम किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स के थ्रू। तो अगर मैं डायरेक्ट मेजर्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों को एम्प्लॉय करती है अदर डिपार्टमेंट्स में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो अपने यहाँ पर लोगों को रखते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी इंडस्ट्री, होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलाते हैं और लोगों को डायरेक्टली काम देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की खुद की स्टील कंपनी है, तो वहाँ पर वो आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहती है, तो अगर उनका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पर रखेंगे। इनडायरेक्ट मेजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का गवर्नमेंट एंटरप्राइज से वो इंक्रीज़ हो रहा है, देन प्राइवेट एंटरप्राइज विल रिसीव द रॉ मटेरियल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्राइज, will also raise their output and hence increase the number of employment opportunities in the company। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो क्या होता है कि एक स्टील कंपनी थी, अब उस स्टील कंपनी ने क्या करना है, उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए सपोज वो लेती है वो अपने किसी प्राइवेट एंटरप्राइज से, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया कि अपने यहाँ पर जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने यहाँ पर जिन्होंने लोग रख रखे हैं उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिला, बट अपने यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत है, जो सामान वो किसी दूसरी कंपनी से खरीदते हैं, सपोज वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, तो वो लोग भी उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर रखेंगे, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्टली हमारी जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या था, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर ने आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करी, और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप सिर्फ इसको रीड करके भी जाएंगे तो भी आप बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई फिर भी डाउट अराइज होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आज हमारा ख़त्म हुआ डे 2, जिसके अंदर हमने अपने 3 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आईईडी के किए कंप्लीट। अब रहते हैं सिर्फ आईईडी के हमारे 2 चैप्टर नंबर 7 एंड 8, जो हम करेंगे कल डे 3 में।